स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटाइज्ड केमिस्ट्री में। मेरा नाम है पीयूष और मैं आज आप सभी के बीच लेके आया हूँ जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन। ये इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है और ये हमारा चैनल है क्वांटाइज्ड केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन जो नेक्स्ट 25 पार्ट सेक्शंस जो है इसमें इंक्लूडेड है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि द क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फोटोकेमिस्ट्री वाज इनिशिएटेड बाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच, पहला चीज हम लोग अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच कहने का क्या मतलब है कि फोटोकेमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहले बात जिन्होंने क्वांटिटेटिव वे से बताया था, जिसके बारे में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले बताया था किन्होंने? ग्रोथस एंड ड्रेपर ले। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग्रोथस एंड ड्रेपर। अगर हम लोग बात करें कि फोटोकेमिस्ट्री में दो लॉज होते हैं, दो लॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ जिसके बारे में ग्रोथस एंड ड्रेपर ने बताया था, और सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाक आइंस्टाइन लॉ बोलते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लैम्बर्ट भाई साहब क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या बोला कि बेसिकली उन्होंने इंटेंसिटी पे फोकस किया। इन्होंने क्या बोला कि डी आई बाई डी एक्स ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी के। मतलब क्या है कि मीडियम किसी भी मीडियम से अगर आप लाइट को पास करा रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उस मीडियम से कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। और ये बेसिकली इन्होंने बात लैम्बर्ट फोकस किया था इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर पे, होमोजीनियस सॉल्यूशन को फोकस किया। बेसिकली लैम्बर्ट्स जो है उन्होंने फोकस किस पे किया था? होमोजीनियस सॉल्यूशन पे फोकस किया था और होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम पे फोकस किया था। ग्रोथस ड्रेपर लो के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करें। ग्रोथस ड्रेपर लो भी इसी चीज के बारे में बताता है कि ये क्या बोलता है कि कोई भी माफी चाहूंगा, कोई भी लाइट अगर किसी मीडियम पे पड़ता है तो केवल वही लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा सकता है जो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ओनली दोज लाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट कैन एब्जॉर्ब दैट लाइट। ठीक है। बियर्स लो क्या बोलता है? सिंपली ये क्या बोलता है कि ये सिंपली इंटेंसिटी के बारे में ही बात करता है कि डी आई बाई डी एक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक तो इंटेंसिटी के और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम के। ठीक है। तो बियर्स लॉ ये बताता है। स्टाक आइंस्टाइन लॉ को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ये लॉ क्या बताता है कि वन सॉरी वन फोटोन always require one photon always require one molecule one photon always required one molecule for its activation। कोई भी अस्टाक आइंस्टाइन लॉ ने क्या बताया कि अगर कभी भी अगर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना हो तो हमेशा वन मॉलिक्यूल के लिए हमें एक फोटोन की ही रिक्वायरमेंट होगी। ये अस्टाक आइंस्टाइन लॉ ने बताया। और यहां से एक हम लोग कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं क्या? फाई के बारे में, जिसको हम लोग क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। समझिएगा कि पूछ रहा है कि कौन से रिएजेंट जो है वो ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज किए जाते हैं। तो समझना है आपको क्या? OSO4 जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब भी आपके पास एक एल्कीन होता है तो ये एल्कीन में ये हमें OSO4 जो है ये कैसा देता है? सिस डायोल देता है। KMnO4 जो है ये भी हमें सिस डायोल देता है। और मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, जब भी मैं इसके बारे में अगर बात करूं, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड का इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। देखिए ये जो है, सॉरी, देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड का O और H, ये इसमें पेरोक्सी लिंक होता है। तो ये क्या काम करता है? ये बहुत ज्यादा
एक्टिवेटिंग होता है बेसिकली। मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड का काम क्या है कि जब भी आप कोई एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन में क्या करता है कि ये इपोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ये इपोक्साइड बनाता है, और ये हमेशा सिस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं देखिए, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करेंगे, हाइड्रोलिसिस जब भी हम लोग करेंगे तो भाई एक साइड ये तो ब्लॉक हो गया, तो OH जो हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे वो किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये इधर ओपनिंग होगा, तो ये हमेशा कैसा प्रोडक्ट देगा? ट्रांस प्रोडक्ट देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। एक और रिएजेंट है वुडवर्ड रिएजेंट। वुडवर्ड रिएजेंट जो है ये भी होता है हमारा डाई अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं I2+ AgOAC, हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग एक और मीडियम ऐड करते हैं H2O। अगर ये मीडियम रहा तो ये हमें हमेशा कैसा अल्डोल देता है? सिस डाइयोल देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोला जा रहा है? ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन, ट्रांस डायोल की बात की जा रही है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं। हाँ, एक और मैं इसी से रिलेटेड है, एक और मैं बताना चाहूंगा, एक और होता है प्रीवोस्ट रिएजेंट। प्रीवोस्ट रिएजेंट, तो प्रीवोस्ट रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है। HI2+ AgOAC, ये हमें ट्रांस डायोल देता है, ट्रांस डायोल। तो अभी एक नोटिस आया है जेएसएससी की तरफ से कि पीजीटी का जो भी एग्जाम्स था वो अभी कैंसिल कर दिया गया है, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और जितना से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इस वीडियो का लेते रहिए। चलिए, ये हो गया डिस्कशन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? किसके रिस्पेक्ट में? ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि ऑर्डर जो है ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। वहीं अगर हम लोग मोलिकुलरिटी की बात करें, मोलिकुलरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होता है? 1 2 और मैक्स टू मैक्स 3 जाता है, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस पिक करते हैं। ठीक है। सॉरी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी होल नंबर और जीरो और ए फ्रैक्शन, वेयर इज द मोलिकुलरिटी ऑफ इज ऑलवेज होल नंबर। देखिए यही स्टेटमेंट हम लोग अभी बात किए हैं कि ऑर्डर जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो और फ्रैक्शन, और मोलिकुलरिटी जो है हमेशा होल नंबर होता है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ये सही होगा। क्या बोल रहा है दूसरा ऑप्शन? व्हेन द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम नंबर, द रिएक्शन इज सेड टू बी सूडो मोलिकुलर ऑर्डर। ये बात गलत है। द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये बात भी गलत है। द ऑर्डर ऑफ एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो और होल नंबर, ये बात भी गलत है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर और मोलिकुलरिटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप लोग याद मतलब प्रिपेयर कर लें, ताकि ये बेनिफिट हो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, which of the following statement is correct with respect to nitration of aromatic compounds in H2SO4 in presence and HNO3। नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या? H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो H2SO4 यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन जो है किस मतलब कैसा बिहेव करता है। H2SO4 जो है ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और HNO3 जो है ये कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। ये बेस की तरह बिहेव करता है, तभी यहां से हमें क्या मिलता है? NO2+ मिलता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए H2SO4 एक्ट एज एन एसिड एंड HNO3 एक्ट एज अ बेस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव नोडल प्लेन बट हैव रीजन। पहले तो समझिए नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन की अगर बात करें तो पहले हम लोग अगर बात करें नोड, नोड क्या होते हैं? नोड वो क्वांटम मैकेनिक्स में नोड वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? हम लोग ऐसे लिखे, नोड का मीन्स नो इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो नोड में हम लोग दो टाइप के नोड पढ़ते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल नोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? N-L-1, और एक होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? L। अब यहां से आपसे पूछा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को जनरली
नोडल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो नोडल प्लेन को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नोडल प्लेन को हम लोग जनरली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? एल। अब एक बात बताइए कि कहां पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखिए, ये जीरो होगा। एस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जीरो होता है। पी ऑर्बिटल के लिए कितना होता है? वन होता है। डी ऑर्बिटल के लिए कितना होता है? टू होता है। और एफ ऑर्बिटल के लिए कितना होता है? थ्री होता है। तो क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग डू नॉट हैव नोडल प्लेन, तो किसमें नोडल प्लेन नहीं होगा? डी ऑप्शन में नोडल प्लेन नहीं होगा आपका। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ देखिए, व्हाट टेम्परेचर डज द रिएक्शन रेट बिकम इक्वल टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? तो देखिए, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या बताता है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से किस कंडीशन पे जो के जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। के और ए बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए आपका? ये वन के बराबर हो जाना चाहिए। ये वन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर आपका कितना हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये पॉसिबल नहीं है। एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ये भी पॉसिबल नहीं। एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये पॉसिबल हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? इन्फिनिटी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर SN1 रिएक्शन? देखिए, SN1 रिएक्शन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। SN1 की बारे में बात करूं तो SN1 का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि ये जो है टू स्टेप प्रोसेस होता है। टू स्टेप होता है। टू स्टेप में फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकेंड जो स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन होते हैं। और ये कार्बोकेटाइन क्या हो सकता है? रीअरेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? ये रीअरेंज हो सकता है। अब देखिए, ये कार्बोकेटाइन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेट है एसएनएन रिएक्शन का वो क्या होता है? 3 डिग्री सबसे फास्ट होता है, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है, रेट की मैं बात करूं अगर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके बारे में बात करूं SN1 रिएक्शन का, तो ये फेवर होता है किसके द्वारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो मेन रोल इसका क्या होता है? सॉल्वेंट का रोल होता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है SN1 रिएक्शंस के। इसी तरह SN2 रिएक्शंस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक और चीज है कि देखिए, SN1 में पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो पहले क्या होगा? फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कि फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा? लिविंग ग्रुप जो है, जो ग्रुप सॉरी, जो ग्रुप लगे हैं वो पहले लीव करेंगे, देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। द लिविंग ग्रुप डिपार्ट बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच। क्या बोल रहा है? कि लिविंग ग्रुप पहले डिपार्ट करेगा बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने से पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा। बात सही बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच एंड द लिविंग ग्रुप डिपार्ट एट द सेम टाइम, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किस में होता है? ये SN2 में होता है। जिस एक साइड से आएगा दूसरे साइड से चला जाएगा। द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच बिफोर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये किस में पॉसिबल होता है पता है आपको? ये पॉसिबल होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच बिफोर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट, आपने देखा होगा ये ग्रुप में, यहाँ पे मैं अगर एक्स लगा दूं तो न्यूक्लियोफाइल अगर आपका आता है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर, ये वापस से रीअरेंज, ये आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पॉसिबल होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। द लिविंग ग्रुप डिपार्ट एंड न्यूक्लियोफाइल अप्रोच एट द सेम टाइम, ये भाई गलत बात बोल रहा है। मतलब ये भी SN2 रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो इसी तरह हमारा सारा डिस्कशन इसी बेसिस पे रहेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा
कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। देखिए क्या बोल रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड मतलब क्या है, इसको समझिएगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला चीज हम लोग क्या बात करेंगे कि ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। तो एक बात बताइए कि यदि आपका फ्रीक्वेंसी लो होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, हाई होगा। अब देखिए, ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग चार टाइप के क्रोम्स पढ़ते हैं, ये वेवलेंथ है और यहाँ पे आपका एब्जॉर्बेंस है। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए, ये आपका मान लीजिए यूवी का ग्राफ है, ठीक है। अरे देखिए, यदि आपका वेवलेंथ इधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट को हम लोग क्या बोला जाता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या, ब्लू शिफ्ट को किस नाम से जानते हैं, हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक। अगर ऊपर की ओर अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक। और अगर बिलो शिफ्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा आपको। ये ऊपर जाता है तो इंटेंसिटी जो है इसका इंक्रीज करता है, और नीचे आता है तो इंटेंसिटी इसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है हमें। रेड शिफ्ट को हम लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं जब लैम्डा का वैल्यू बढ़ जाएगा, और ब्लू शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे चलिए, तो इसे चार कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी किए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्व टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। लोअर फ्रीक्वेंसी साइड मींस हायर वेवलेंथ साइड, हायर वेवलेंथ साइड मींस बेथोक्रोमिक शिफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड रूल द बेस वैल्यू ऑफ ए 5 मेंबर्ड रिंग पेरेंट इनोन। देखिए, पेरेंट इनोन बोल रहा है, पेरेंट इनोन मतलब क्या, ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपके पास, इनोन, इन ऑन, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखिए, ये वुडवर्ड फिशर रूल का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से प्रत्येक बार मतलब जेएसएससी में या फिर पीजीटी के लेवल पे यूबी से यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपली डाटा पूछे जाते हैं। तो आपको डाटा कुछ कुछ याद रखने हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डाटा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइन का जो बेस वैल्यू होता है वो 217 होता है। हेट्रोएनुलर डाइन, हेट्रोएनुलर डाइन क्या होता है, हेट्रोएनुलर डाइन जो होता है वो ऐसे होता है, ये हो गया हेट्रोएनुलर डाइन। होमो हेट्रोएनुलर डाइन का बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर होता है। होमोएनुलर डाइन क्या है, एक ही रिंग पे दोनों डबल बॉन्ड रहेंगे, तो इसका बेस वैल्यू क्या होता है, 253। एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो 202 होगा। 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन होगा तो 215 होगा। 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम होगा तो 202 होगा। और यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 202 होगा, सॉरी 210 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए दो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए, among the following which is incorrect statement with respect to hydrogen bonding, इनमें से कौन जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, फोन पे, मतलब टेलीफोन नहीं, FON, फोन वाला फोन। मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है उसके उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, HF सबसे ज्यादा होगा, देन HO एंड देन HN, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर ये होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, HF, HO एंड HN। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे ध्यान एक और चीज रखना है कि यहाँ पे मिस्टेक्स करने के चांसेस हो सकते हैं।
तो जल्दीबाजी में गलत ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, इसमें और भी ऑप्शंस है, इसको भी हम लोग रीड करते हैं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इथेनॉल हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे आएगा देन, आएगा देन डाइथाइल ईथर ड्यू टू इट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात सही है, इथेनॉल ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। देखिए, टू स्ट्रैंड्स इन ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देखिए, मैं बात बताऊं आपको, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है ना, कैसा होता है, सांप के जैसा होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो चीज दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये एक्चुअली ओवरलैप नहीं करता है, ये एक्चुअली ओवरलैप, आपको दिख रहा होगा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, समझिएगा। डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, एडिनिन एंड गुआनिन। 4 बेसेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, 4 बेसेस होते हैं। इसमें एक दूसरे का लिंकेज होता है। कैसे लिंकेज होता है मैं बताऊं, ए का लिंकेज होता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सी का लिंकेज होता है, सी का लिंकेज होता है गुआनिन के साथ, जहां पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा यदि किन्हीं को नहीं पता हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंकेज ऑफ पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन्स। यही बात बोल रहा है कि ये डीएनए क्या है, एक प्रोटीन्स का, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो उनके लिंकेज, जो क्या बोल रहा है, लिंकिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का जो लिंकेज होता है ना, वो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहां से आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो पहला नंबर ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following groups strongly deactivates the benzene ring towards aromatic electrophilic substitution। बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं होने देगा। देखिए ये जो ग्रुप्स है, कुछ कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके देख के आपको आंसर्स बताने हैं। तो देखिए इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ओ एम ई जो होता है ना, ये होता है एक्चुअली माइनस आई ग्रुप, और साथ ही साथ ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन इसका कौन ग्रेटर होता है, ये NH2 में भी ये माइनस आई भी होता है और साथ ही साथ प्लस एम भी शो करता है। NO2 जो है ये सिर्फ और ये माइनस आई होता है और ये माइनस एम भी होता है, और यहाँ पे माइनस एम तो हमेशा ग्रेटर होता है। क्लोरीन जो है ये भी माइनस आई है और ये भी प्लस एम शो करता है, लेकिन माइनस आई फैक्टर इसका ज्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए माइनस एम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा मतलब कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ये डीएक्टिवेट करेगा। तो मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसाइलियम आयन इज फॉर्म्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, ये ग्रुप होता है आपके पास R और यहाँ पे Cl लगा होता है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ। ये क्या फॉर्मेशन करता है, RCO प्लस, साथ ही साथ क्या बनाता है, AlCl4 माइनस बनाता है। तो RCO प्लस का फॉर्मेशन करता है। RCO प्लस का फॉर्मेशन कैसे करता है, देखिए R, और पहले तो बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे C और डबल बॉन्ड ये आ जाता है प्लस, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये अपना एक बॉन्ड दे देते, इससे एक बॉन्डिंग कर लेता है। तो बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, आई गेस, वेट 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 अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, ये यहाँ पे
मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि ये कॉलम दिया गया है, इस कॉलम से आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन जो है ये जेवलोंस्की डायग्राम का है। देखिए जेवलोंस्की डायग्राम, तो जेवलोंस्की डायग्राम अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका ऑप्शन पिक कर सकते हो, और अगर आपको नहीं भी याद है ना, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो भी आप आंसर्स बना सकते हैं। जैसे देखिए फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है कि S1 से S0 पे आता है, तो सी का कौन सा ऑप्शन होगा 4, और मैच कीजिए सी का कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डी नंबर, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो अगर एक भी आ रहा है तो मैच कराने का कोशिश करेंगे, तो अगर मैच कर गया तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट जेवलोंस्की डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जेवलोंस्की डायग्राम का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। जेवलोंस्की डायग्राम क्या होता है, ये S1 स्टेट है, ये S0 है, S1 S2 एंड Sn। जब एनर्जी आप देते हैं सिस्टम में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो एक्साइटेशन की ओर जाता है। तो पहला जो प्रोसेस है वो एक्साइटेशन की ओर होगा, S0 से S1 S2, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, S0 से Sn, इसको क्या बोलते हैं एक्साइटेशन, ए का 2 होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब S1 से S0 पे आएंगे, S1 से जब S0 पे आएंगे और वो एनर्जी को रेडिएट करते हुए आएगा, एनर्जी को रेडिएट करते हुए आएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर ये रेडिएटिव प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली बिना कोई रेडिएशन इमिट किए, ये देखिए यहां से S2 से S1 पे आ रहा है, ये कोई रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रेडिएटिव बोलेंगे। अब देखिए अगर S1 से T1 पे जाता है या T2 पे जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। तो देखिए मैच कीजिए, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहां से कहां आएगा, S1 से ST पे आएगा। देखिए मैच कर रहा है। अब लोग बात करें फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, जब T1 से P पे आते हैं, ये भी जो प्रोसेस होता है ना, ये भी रेडिएटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, जहां पे H न्यू रहेगा वो रेडिएटिव प्रोसेस है, ये भी रेडिएटिव प्रोसेस है। यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फॉस्फोरेसेंस को। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला डी का 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज दैट दे आर, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की मैं बात करूं तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए अल्फा डी ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज है आपका, यहाँ पे होता है HOH, नीचे नीचे एक होता है ऊपर, और दूसरा है नीचे, यहाँ पे है आपका CH2OH और ये H। ठीक है, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो एनोमर क्या होता है, एनोमर बोलते हैं जहां पे जो ये एनोमेरिक कार्बन, जिस पोर्शन पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स है, ये दोनों इनेंसियोमर्स है, या फिर ये दोनों एनोमर्स है। ठीक है, या फिर ये दोनों आइडेंटिकल है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। एक में बीटा डी ग्लूकोज बनाऊं तो बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा, बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा, ये ऊपर होगा, ये H, यहाँ पे OH, H, OH, H, यहाँ पे OH, H, और ये आपका CH2OH और यहाँ पे H है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे जो OH का जो पोजीशन हो गया वो चेंज कर गया। ठीक है, तो ये जो है, अगर हम लोग बोले कि इसके पॉसिबल आंसर्स के बारे में, तो सबसे परफेक्ट आंसर होगा एनोमर, लेकिन कहीं पे डायस्टीरियोमर्स भी बताया गया है, लेकिन ध्यान रखना है आपके जो आंसर की जो दिया गया था उसमें एनोमर को बताया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनोमर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन is formed by the addition of Br2 to trans 2 butane, trans 2 butane है आपके पास, माफी चाहूंगा, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ट्रांस टू ब्यूटीन होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूं, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पे आई गेस ब्यूटेन ही है, ब्यूटीन ही होना चाहिए, नहीं तो ब्यूटेन में तो ट्रांस और सिस की बात कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए Br2 का एडिशन करवाना है हमें, Br2 का एडिशन करवाना है। Br2 का एडिशन अगर हम लोग करवाएंगे ना, तो ये क्या प्रोडक्ट बनता है, ये हमेशा मेजो कंपाउंड बनता है। तो मेजो कंपाउंड क्या होता है, CH3 CH3 Br और Br। मेजो कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो है ये मेजो कंपाउंड हो गया। यही अगर आपके पास सिस रहता ना, यही आपके पास सिस रहता ना, तो क्या बनता, सिस अगर रहता ना तो मिक्सचर बनता, डीएल पेयर बनते। यही अगर आपके पास ट्रांस टू ब्यूटेन ना रहे, यहाँ पे ब्यूटीन होना चाहिए, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर यहाँ पे ट्रांस की जगह पे सिस टू ब्यूटीन रहता ना, तो क्या बनता, डीएल पेयर ऑफ आइसोमर्स बनते। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेसोफॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू हकल रूल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन। हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक सिटी के लिए क्या रूल होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साथ ही साथ क्या बोलता है एरोमेटिक के लिए, कि ये प्लेनर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह ये किसके लिए कंडीशन है, एरोमेटिक के लिए कंडीशन है। अगर मैं बात करूं एंटी एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए बात करूं, तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए प्लस ये प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर सकें और इसका बेनिफिट ले सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN6 Pt NH3 होल टू C2O4 एंड NH3 होल 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल के अराउंड जितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, 2 यहाँ पे, और ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये 2 हो गया टोटल। ठीक है, ये कितना हो गया, 2, और ये 2 हो गया। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 2 इधर, ये टोटल हो गया आपका 4, और यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6, 4 और 6। ठीक, क्लियर। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, बोल रहा है कि टू प्रिपेयर रबर बैंड्स एंड ट्यूब्स यूज्ड इन टायर्स, टायर्स में जो रबर बैंड और ट्यूब्स जो यूज होते हैं उसके लिए हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सल्फर इज यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। तो आपको पता होगा कि नेचुरल रबर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा चिपचिपा, मतलब उतना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत गीला सा होता है इसमें, मतलब लिंकिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, वल्केनाइजेशन किया जाता है। और वल्केनाइजेशन हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, इसमें सल्फर ऐड कर देते हैं। तो इसका जो, इसमें कितना परसेंट सल्फर ऐड किया जाता है, 1 to 5% ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होता है कि सल्फर के और जो कार्बन है, जो रबर है, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो इसके वजह से ये क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी हो पाता है और इसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इनमें पूछ रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कि क्या बोलता है कि डेल्टा जी जो है, हमें पता होना चाहिए डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो लेस देन 0 कहां पे है, देखिए एक ही ऑप्शन है, बी नंबर। एक और चीज होता है कि डेल्टा एस जो है, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एस यू भी,
एसयूवी कार होता है ना, गाड़ी जो होता है फोर व्हीलर, एसयूवी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये भी स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो ये भी होता करेक्ट ऑप्शन, लेकिन है नहीं तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। When 8 gram of monoatomic ideal gas atomic weight 4 expands isothermally and reversibly from Vi to V initial to V final at 27 degrees Celsius, the work done W by the process। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W जो होता है वो क्या होता है, माइनस NRT ln V फाइनल माइनस V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n जो है, n हम लोग को निकालना है, n के लिए क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस और एटॉमिक वेट कितना है, 4 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 8/4, 2 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे 2, और टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 केल्विन। तो देखिए कितना हो गया है इसका आंसर, यहाँ पे लिखू, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, देखिए -2 × 300 R ln V फाइनल बाय V इनिशियल, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 300 होगा, 300 × 2 600, मतलब -600 R ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। चलिए करेक्ट है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑक्सीजन एट 100 atm एंड एट 0.2 लीटर, 100 atm और 0.2 लीटर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जेड जो है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बताता है, जेड का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पीवी रियल बाय पीवी आइडियल। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, ये पीजीटी लेवल के एग्जाम में ना ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, गारंटीड है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए कि किस सिचुएशन पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, किस सिचुएशन पे जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसका फॉर्मूला क्या क्या है, क्या वेरिएशन हो रहे हैं, इसको ध्यान में रख के जाइएगा। अगर हम लोग ये फॉर्मूला के बेसिस पे चले तो पीवी रियल क्या है, 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय कितना दिया गया है, 4, सॉल्व करेंगे इसको कितना आ रहा है, 2/4, 0.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए टू प्रिपेयर ए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन एलिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी ड्रॉप्ड। मतलब कि सिलिकॉन, मतलब ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर आपको पता होना चाहिए, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप जो है इसमें डोपिंग किसके साथ होता है, 14th ग्रुप के एलिमेंट के साथ। ठीक है, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इनके साथ होता है। देखिए जर्मेनियम मैंने बोल दिया, तो जर्मेनियम तो ऑप्शन में होगा नहीं, फ्लोरीन तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग किसके साथ होता है, 14th एलिमेंट प्लस, देखिए पी से याद रखिएगा, ऐसे मैं आपको एक बता रहा हूं, पी मींस अगर हम लोग एन की बात करें, एन की बात करें, तो एन से अगर हम लोग बात करें तो किसके साथ डोपिंग होता है, 14th प्लस नाइट्रोजन फैमिली, एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली किसके साथ डोपिंग होगा, 15th ग्रुप के साथ, और 14th प्लस किसके साथ डोपिंग होगा, 13th ग्रुप के साथ। तो 14 और 13, 14 में क्या आ गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम आ गया आपका, जर्मेनियम, और डोपिंग किसके साथ होगा, ये डोपिंग होगा आपका एल्यूमिनियम, गैलियम के साथ डोपिंग होगा, इंडियम के साथ डोपिंग होगा, यहाँ पे किसके साथ डोपिंग होगा, सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस के साथ डोपिंग होगा, आर्सेनिक के साथ डोपिंग होगा, एंटीमनी के साथ डोपिंग होगा, तो इन सब के साथ ये डोपिंग होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इंडियम ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल का क्रिएशन होता है, और इसमें क्या होता है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हीं के कारण ये दोनों कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया विच सॉल्यूट आर डिफाइंड एज एसिड्स एंड बेसेस रिस्पेक्टिवली। कब किसको कौन जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन जो है बेस की तरह बिहेव करेगा एन अमोनिया सॉल्यूशन में। तो ध्यान देना है आपको कि जब भी आप अमोनिया का अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो एक अमोनिया जो है ये दूसरे अमोनिया से ये सेल्फ आयोनाइज होता है सॉल्वेंट, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, NH4 प्लस, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, NH2 माइनस। अब बताइए ये कैसा है, ये एसिड है और ये कैसा है, ये बेस है। अब बताइए कि जो भी सॉल्वेंट होगा अगर इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो वो कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। जो इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं हम लोग। देखिए द सोल्यूट दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस आर एसिड। सही बात है क्या, इसके कंसंट्रेशन को जो इंक्रीज करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन चलते हैं। द सोल्यूट दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आर एसिड एंड those which decreases the concentration of NH4 plus are bases। बात सही बोल रहा है। देखिए या तो ये इसको इंक्रीज कर दे तो बेस, या फिर इसको डिक्रीज कर दे तो बेस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है, अब जब ये सही है तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इन जो चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन पढ़िए क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर एडिशनल कंपाउंड। सही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं एडिशन सॉल्ट्स होते हैं, दैट डू नॉट गिव ऑल देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एडिशन कंपाउंड से, दैट डू नॉट गिव ऑल देयर कंस्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे K4FeCN होल 6, आपने ये कंपाउंड ले लिया। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। देखिए ये तो डिसोसिएट हो गया ये, लेकिन ये अभी भी एसोसिएटेड है। तो ये क्या होगा, ये बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर एडिशनल कंपाउंड्स दैट आर स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट बट गिव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस स्टेट। क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर एडिशन कंपाउंड दैट आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट गिव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस स्टेट। गलत बात बोल रहा है ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग मैग्नीशियम। तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन होता है। ठीक है, जिसके डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया डिजीज होता है। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, तो इसमें कौन सा मेटल पाए जाते हैं, मैग्नीशियम 2 पाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है जिसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा मोनोमर यूज होता है। तो देखिए मोनोमर वाला फैमिली जो है आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये जो मोनोमर है ये किसका मोनोमर है, ये है टेफ्लॉन का मोनोमर है। अगर इसकी मैं बात करूं, ये क्या है, ये पॉलीप्रोपाइलीन है। ठीक है, प्रोपीन ग्रुप है तो पॉलीप्रोपाइलीन। ये क्या है, ये स्टाइरीन है, तो स्टाइरीन जब पॉलीमर बनाएगा तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये क्या है, इथीन है, तो पॉलीथीन जो हम लोग थैला यूज करते हैं पॉलीथीन, ये पॉलीथीन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि कुछ कंपाउंड्स है जिसके कुछ मोनोमर्स है, और उनके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये पॉलीमर,
और ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसका मोनोमर। एक्चुअली आप लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डील किया जाए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपका टेफ्लॉन। और इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? ये क्या है? फॉर्मूला क्या है? F2 डबल बॉन्ड CF2। एक होता है ओरलोन। ओरलोन, ओरलोन का मोनोमर क्या होता है? सी हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH एक नेक्स्ट है आपका नाइलॉन 66। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का जो ये है मोनोमर क्या होता है? एक होता है एडिपिक एसिड प्लस, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा डाई अमाइन, हेक्सा, सॉरी, हेक्सा मिथाइल डायमाइन, हेक्सा मिथाइल डायमाइन। ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। एक एक और होता है नाइलोन 6। नाइलोन 6 का जो ये मोनोमर होता है ये होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या है? एक 7 मेंबर्ड रिंग है। 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे NH ग्रुप होता है और यहाँ पे ये ग्रुप लगा होता है, कैप्रोलैक्टम। इसी तरह और भी है, बेकेलाइट हो गया आपका, टेरिलीन हो गया, तो इन सब के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगले इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।